नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं समन्स के बारे में और साथ ही साथ वारंट क्या होता है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, वारंट के दो प्रकार हैं। एक होता है बेलेबल वारंट BW और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट NBW। दोस्तों तो ये दो चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड में और विस्तार में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे यूट्यूब के दर्शक हैं और साथ ही साथ वे लोन के डिफॉल्टर्स भी हैं। दोस्तों इन्होंने बैंक और NBFC से लोन ले रखा था दोस्तों, और आगे चलकर किसी न किसी मजबूरी या फिर कारणवश इन्होंने लोन की EMI को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अब हुआ क्या, आगे चलकर इन व्यक्तियों के, इन लोन डिफॉल्टरों के जो लोन अकाउंट्स थे वो NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज या फिर घोषित कर दिए गए बैंक और NBFC के द्वारा। दोस्तों और इन व्यक्तियों को आगे चलकर लीगल नोटिस भी भेजी गई। दोस्तों जैसे कि उदाहरण के तौर पर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2002 की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस दोस्तों, या फिर इनके ऊपर, इन व्यक्तियों के ऊपर बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 में फ्रॉड या फिर चीटिंग का भी इनको नोटिस भेजा गया। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, जब व्यक्ति को ज्ञान का अभाव होता है या फिर नॉलेज नहीं होता है दोस्तों, तो व्यक्ति करता क्या है कि जब उस व्यक्ति को लीगल नोटिस आती है तो वह व्यक्ति उस लीगल नोटिस को फाड़ के फेंक देता है। दोस्तों उस नोटिस को वो बहुत ही लाइटली में लेता है कि ये लीगल नोटिस है, यदि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम लेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे और सिग्नेचर नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में वो व्यक्ति उस लीगल नोटिस को इग्नोर करते जाता है। दोस्तों बैंक और NBFC की लीगल टीम के द्वारा उस व्यक्ति के ईमेल आईडी के ऊपर भी बहुत सारे लीगल नोटिसेस भी भेजी जाती हैं, रिमाइंडर्स या फिर जो भी है कॉल्स वगैरह की जाती है दोस्तों, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी, लेकिन व्यक्ति इसे भी इग्नोर करता चलता है। दोस्तों व्यक्ति ना तो बैंक को प्रायर नोटिस भेजता है, अपनी समस्या, अपनी दिक्कतें बैंक के साथ में शेयर नहीं करता है। दोस्तों ऐसे में होता क्या है, आगे चल के धीरे धीरे इस व्यक्ति के खिलाफ में जो बैंक और NBFC है वह तैयारी कर लेती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ में हम क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे। दोस्तों सो होता क्या, इस लोन डिफॉल्टर, ये जो भी हमारे लोन डिफॉल्टर्स या फिर जो भी लोन की बोरोवर्स हैं, इनके खिलाफ में बैंक और NBFC क्या करती है, पर्टिकुलर संबंधित जो भी उनका जुरिसडिक्शन, जो भी क्षेत्र होता है, जब व्यक्ति लोन लेता है तो उस वक्त वह बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता है। दोस्तों तो उस लोन लेते समय जो लोन का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर एक क्लॉज दिया रहता है कि कल को अगर लोन से संबंधित या फिर पेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होगा तो इसके संबंध में जो कंप्लेंट जो फाइल की जाएगी वो पर्टिकुलर इस स्टेट में या फिर इस कोर्ट में फाइल की जाएगी, और ये हमारा क्या होगा, जुरिसडिक्शन या फिर क्षेत्र होगा मुकदमा या फिर कंप्लेंट करने का। दोस्तों तो वो चीज को आप एग्री कर लेते हो, और होता क्या है कि आप रहते किसी और स्टेट में हो और मुकदमा या फिर कंप्लेंट जो फाइल होता है वो किसी दूसरे स्टेट में और दूसरे कोर्ट में होता है। दोस्तों तो ऐसे में क्या होता है कि आपको काफी आने जाने में काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों तो हुआ क्या, आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो गई दोस्तों, सेक्शन 25 में या फिर 138 में या फिर सेक्शन 318 या फिर 316 में, फ्रॉड या फिर चीटिंग में। दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस आती है कि भैया आपके खिलाफ में हमारे पास ये कंप्लेंट आई है। तो वो प्रीकॉग्निजेंस नोटिस को भी आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, उसको आप ध्यान नहीं देते हो। दोस्तों तो होता है कि आगे चल के फिर आपके खिलाफ में संज्ञान ले लिया जाता है। दोस्तों कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ले लिया जाता है। फिर होता क्या दोस्तों, आपको समन्स भेजी जाती है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि समन्स क्या है। दोस्तों तो आपको उस पर्टिकुलर संबंधित कोर्ट के द्वारा आपको समन्स भेजा जाता है आपके एड्रेस और आपके पते पर। दोस्तों तो समन्स मतलब क्या होता है कि बैंक एक तरीके से आपको बुला रही है कि आपके खिलाफ में यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हुई है, ठीक है, आपके खिलाफ में यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आप आइए अपनी हाजिरी यहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो एक तरीके से समन्स मतलब कि क्या होता है, कोर्ट का बुलावा कि भैया आइए। तो उस समन्स के ऊपर डेट, समय या फिर कौन सी कोर्ट है, कौन सा मजिस्ट्रेट साहब है, ठीक है, कितने बजे आना है, वो सारी चीजें उस समन्स के अंदर लिखी होती है और वो आपके पते पर भेजा जाता है। तो बहुत लोग रहते हैं उसको भी इग्नोर कर देते हैं और उस समन्स को लाइटली में लेते हैं, हल्के में लेते हैं और जाकर उस कोर्ट में अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करवाते हैं। दोस्तों तो डियर फ्रेंड्स, अब होता है कैसे, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको कानूनी तरीके से जो हमारा जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, मैं आपको वो सिखा रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं या फिर बोलते हैं कि भाई ये जो एडवोकेट है ये डरा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सच्चाई को बताना या फिर लॉ को बताना ये डराना नहीं है। तो होता क्या है, आपको अगर मैं आपके फेवर में, आपके पक्ष में मैं आपको बात करूं और आपको गलत नॉलेज, रॉन्ग आपको नॉलेज शेयर करूं और आपको मैं खुश करूं, तो दोस्तों इसमें आपका ही नुकसान होगा, आपको ही हानि होगी,
क्योंकि आगे चल के वारंट इशू हो जाएगा तो दिक्कतों का सामना आपको ही करना है। तो इसीलिए मैं आपको ड्यू प्रोसेस, हमारा जो लॉ, जो हमारा कानून है, जो हमारी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो जो ये कानून, जो एक्ट है, ये हमें क्या बताता है, किस तरीके से हमारा कानून चलता है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो इसमें मैं कुछ आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं दोस्तों। तो जो ड्यू प्रोसेस है, जो लॉ हमारा कहता है, उसके मुताबिक चीजें या फिर जो भी चीजें हैं, जो भी ज्ञान या फिर नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपने समन्स को इग्नोर कर दिया तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद फिर आपके अगेंस्ट में वारंट भी इशू हो जाता है दोस्तों। कभी कभी कोर्ट क्या होती है, 2 या 3 बार भी समन्स इशू कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि चलो कोर्ट ये समझती है कि व्यक्ति को हमने समन्स भेजा, हो सकता है व्यक्ति वहां पे नहीं होगा या फिर उसे समन्स नहीं मिला होगा। तो क्या होती है, कोर्ट एक और बार रिपीट, 1 या 2 बार और आपको समन्स भेजती है। तो उसमें कुछ लोग रहते हैं जो जिन्हें ज्ञान या फिर नॉलेज होता है, तो वो चीजों को समझते हैं और जाकर अपनी कोर्ट में उपस्थिति अपनी दर्ज करवा देते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चीजों को इग्नोर करते हैं, समन्स को इग्नोर करते हैं दोस्तों। तो होता क्या, फिर आगे चल के इनके खिलाफ में कोर्ट के द्वारा वारंट इशू कर दिया जाता है दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, ये समझना है कि जो वारंट होता है वो वारंट 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है बेलेबल वारंट, BW, और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट, दैट मींस कि NBW दोस्तों। 2 प्रकार का वारंट होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि BW, बेलेबल वारंट, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है दोस्तों। आपका जो भी एड्रेस, आपका जो भी पता है, वहां पर बेलेबल वारंट इशू किया जाता है। तो बेलेबल वारंट पे क्या होता है कि जो कौन सी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, कोर्ट नंबर क्या है, मजिस्ट्रेट साहब कौन है, ठीक है, उस पे उस वारंट के ऊपर स्टैंप सील लगा होता है। और वारंट मतलब क्या होता है कि आपको समन्स के द्वारा, आपको समन्स भेजा गया बट आप आए नहीं, तो समन्स डायरेक्टली सीधे आपको भेजा गया। लेकिन वारंट में कैसा होता है, कोर्ट क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करती है कि भाई हम आपको ऑर्डर करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कि फला फला इस व्यक्ति को आपको पकड़कर लाना है और हमारे सामने इसको हाजिर करना है। तो वारंट में क्या होता है, वारंट डायरेक्टली सीधे आपके पते पे नहीं भेजा जाएगा। वारंट जो ये वारंट पुलिस को दिया जाएगा, ठीक है, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि आप क्या करिए, इस फला फला इस व्यक्ति को पकड़कर अरेस्ट करके हमारे सामने आप पेश करिए दोस्तों। तो बेलेबल वारंट में क्या होता है, चलो ठीक है, अगर आपका बेलेबल वारंट अगर इशू हो जाता है, NBW बाद में होता है, पहले बेलेबल वारंट होता है। तो ये कैसा, ये जमानती जो है, ये जमानती आपका ये बेल है, मतलब इसमें आपको तुरंत इमीडिएटली आपको जमानत मिल जाएगी। तो अगर किस कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया कि इस आदमी को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ, तो वो क्या करता है, वो जो पुलिस वाला है वो क्या करता है, आपके पते, आपके एड्रेस पे जाता है और वो बोलता है कि भाई आपके खिलाफ में बेलेबल वारंट इशू किया गया है। तो उसमें क्या होता है कि बेलेबल वारंट में नाम से मालूम पड़ रहा है कि बेलेबल, वहां पे तुरंत इमीडिएटली आपको बेल मिल जाएगा। आपका अधिकार, आपका राइट्स है, ठीक है, कि आपको बेल मिलना चाहिए तुरंत इमीडिएटली। तो पुलिस से आप बातचीत करके आप तुरंत, आप पुलिस स्टेशन से ही आप बेल ले सकते हो दोस्तों। उसमें होगा क्या, जो भी श्योरिटी या फिर बॉन्ड वगैरह जो भी होता है, ठीक है, जमानतदार वगैरह आप वहां पे लगाइए और जो श्योरिटी बॉन्ड वगैरह होता है वो लगाइए, ठीक है, फॉर्म फिल कीजिए बॉन्ड का। तो वो सब सारी चीजें, वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद आपको तुरंत इमीडिएटली आपको बाहर से आपको बेल मिल जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन, आपको थाने से आपको बेल मिल जाएगा दोस्तों। तो चलो ठीक है, बेलेबल वारंट में क्या हुआ कि कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आपको तुरंत इमीडिएटली आपको बेल मिल गया। इसमें आपको अरेस्ट पुलिस बिल्कुल भी नहीं करेगी। और अगर करती भी है तो भैया आप उनको बोल सकते हो ना, अगर आपके पास ज्ञान और नॉलेज है, आप बोल सकते हो कि भाई ये बेलेबल वारंट है, तो इसमें बेल मिलना, जमानत मिलना, ये मेरा राइट्स है, ये मेरा अधिकार है। तो उसमें आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, तुरंत आपको जगह पे आपको हाथों हाथ आपको बेल मिल जाएगा दोस्तों। अब कुछ लोग हैं जो बेलेबल वारंट को भी सीरियस नहीं लेते हैं, तो समन्स में तो अरेस्ट नहीं होंगे, बेलेबल वारंट में भी अरेस्ट नहीं होंगे, आपको सेम डे आपको तुरंत आपको बाहर से आपको बेल मिल जाएगा दोस्तों, पुलिस स्टेशन से ही। अब अगर आपने ये दोनों चीज को आपने लाइटली में लिया, हल्के में लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों प्रोसेस में, समन्स और बेलेबल वारंट में अरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, बस आपको सूचना इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बेलेबल वारंट में आपने बॉन्ड वगैरह श्योरिटी का कंप्लायंस कर दिया, उसमें आपको जो पुलिस है वो कहेगा कि भैया इस पर्टिकुलर इस डेट को, इस समय पे आपको जाकर कोर्ट में हाजिर लगानी है, ठीक है, और आपको वहीं पे बेल मिल जाएगा। उसके बाद भी आप उस कोर्ट में नहीं गए, जो समय, तिथि या फिर जो भी डेट था बेलेबल वारंट में जो लिखा था, नहीं गए आप, ठीक है, तो आगे फिर क्या होगा, आपके अगेंस्ट में दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट में जो पर्टिकुलर कोर्ट है वो NBW, नॉन बेलेबल वारंट दोस्तों इशू कर देगी। अब नॉन बेलेबल वारंट मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने NBW इशू किया और उस पुलिस ऑफिसर को, जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र का जो भी पुलिस स्टेशन, जो थाना होगा, वहां की किसी पर्टिकुलर एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगी कोर्ट कि आप इस व्यक्ति को पकड़कर हमारे सामने लेकर आइए। अब ये NBW, नॉन बेलेबल वारंट, तो इसमें पुलिस ऑफिसर को राइट्स नहीं है कि वो आपको बेल दे दे, या फिर आपका अधिकार नहीं है कि आप बेल ले लो, क्योंकि नॉन बेलेबल मतलब कि बेल आपको तुरंत इमीडिएटली नहीं मिलेगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको बेल दे या फिर ना दे।
तो आपको उस पर्टिकुलर डेट पे, समय पे उस कोर्ट में आपको जाना होगा और अपने आप को वहां पे हाजिर करना होगा अपने वकील, अपने अधिवक्ता के माध्यम से वहां पे। और जाकर वहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो अगर आपको सबसे पहले अगर आपको बेल लेना है तो पहले सबसे पहले आपको जो वारंट आपके खिलाफ में जो इशू हुआ है उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो आप जो आपके जो वकील साहब होंगे वो क्या करेंगे, वारंट की कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लगाएंगे दोस्तों। तो एप्लीकेशन लगेगा तो आपका वारंट कैंसिल होगा, उसके बाद आपको बेल की प्रक्रिया करनी होगी। तो नॉन बेलेबल वारंट में क्या होगा दोस्तों, पुलिस ऑफिसर को राइट्स मिल जाता है, उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट करके आपको विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको जज साहब के सामने या फिर जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनके सामने आपको पेश किया जाएगा। और वहां पे आप क्या करेंगे, वारंट को कैंसिल करने का एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद फिर आप अपनी बेल की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो एनबीडब्ल्यू में भी क्या होगा, आपको इमीडिएटली आपको सेम डे आपको बेल मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा आपने अपराध नहीं किया कि भैया डकैती कर दिया आपने, आपने कोई धोखाधड़ी की है आपने, या फिर कोई आपने बलात्कार किया, फिर आपने कोई मर्डर किया है, ऐसा आपने कोई बहुत आपने खूंखार आपने कोई अपराध नहीं किया दोस्तों। तो ये जो लेन देन का जो मामला होता है, जो व्यवहार होता है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, सेम डे नॉन बेलेबल वारंट में भी सेम डे आपको इमीडिएटली आपको पर्टिकुलर कोर्ट से आपको बेल मिल जाती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये जाल में, ये जंजाल में यदि आपको नहीं फंसना है तो चीजों को फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग आप चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली वे में ड्यू प्रोसेस की तरह आप इसको फॉलो करिए, तो यहां तक आप नहीं आएंगे दोस्तों। तो चीजों को अगर आप लाइटली हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो मैटर नॉन बेलेबल वारंट तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो इसमें ये चीज होती है। और दोस्तों एक बार जब वारंट इशू हो गया तो वो वारंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक उसका पालन नहीं होगा दोस्तों, तब तक वो वारंट ना बोलते ना कि वो इन प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इन प्रोसेस मतलब वो जारी ही रहेगा, या फिर जब तक मजिस्ट्रेट साहब उस वारंट को अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर देते हैं। तो अगर वारंट इशू हो गया तो जब तक उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इस लोन डिफॉल्टर को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक उस वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, अनुपालन नहीं होगा। या फिर जब तक मजिस्ट्रेट साहब उसको अपनी तरफ से कैंसिल ना कर दे। तो भैया अगर कैंसिल नहीं किए और वो इन प्रोसेस है, तो अगर आप कहीं पे भी अगर आप मिल गए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए नॉन बेलेबल वारंट में थोड़ा सा आपको सीरियस हो जाना है। देखिए समन्स है, बेलेबल वारंट है, इसमें डिले करोगे, लेट फास्ट होगा, आपकी प्रॉब्लम दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, आप लेट फास्ट भी जाओगे चलेगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट अगर इशू हो गया दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको अलर्ट और सजग होने की जरूरत है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। देखो दोस्तों होता है क्या मालूम है क्या, अगर कोई यूट्यूबर है, अगर वो एडवोकेट नहीं है, ठीक है, तो वो मीठी मीठी बातें करेगा, वो आपके फेवर में बातें करेगा दोस्तों, जिससे कि आप खुश हो जाओ, ठीक है, और आप उनके वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहो, लाइक करते रहो। बट मैं एक एडवोकेट, एज ए बीइंग एडवोकेट, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ऐसा नहीं हवा में बातें कर रहा हूं मैं। तो जो चीजें प्रैक्टिकली कोर्ट में हो रही हैं, मैं वो चीज आपके साथ में साझा और शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो इसलिए जब एनबीडब्ल्यू इशू हो गया तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है दोस्तों। और अगर आप यहां तक नहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप पहले ही लीगल नोटिस का जवाब दीजिए और अपनी समस्याएं बैंक के साथ में शेयर करिए और प्रायर नोटिस भेजिए दोस्तों। और यदि मैटर कोर्ट में जाता भी है तो कोर्ट भी आपको एक मौका, एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है, प्री कॉग्निजेंस की नोटिस, उसमें आप जाइए, अपना जवाब लगाइए। आपके डिफेंस में, आपके पक्ष में आपके पास क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं, क्या विटनेस है, क्या एविडेंस है, वो लगाइए और वहीं पर कंप्लेंट को डिसमिस और खारिज करवा दीजिए कि भाई मेरे खिलाफ ये झूठा आरोप लगाया गया है। तो एक प्री कॉग्निजेंस जो नोटिस होती है उसमें आपको एक मौका मिलता है दोस्तों। तो आप वहीं पर अपने आप को वहां पे हाजिर करके अपने पक्ष, अपने डिफेंस को रख के आप उस कंप्लेंट को खारिज भी करवा सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में बैंक और एनबीएफसी ने फाइल की है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इस चीज को जरा समझिए दोस्तों। अगर ये आपके दिमाग में अगर आ गया, आप समझ गए, तो आपके अंदर जो डर है सम्मन्स और वारंट का, वो खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है, सम्मन्स वारंट मतलब आपको डरना नहीं है दोस्तों। क्या है ना, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है, आप उसको फॉलो करेंगे ना तो ना तो आपको पुलिस कभी अरेस्ट करेगी, ना तो आप जेल जाएंगे। पहली बात तो ये मामले में जेल का तो मैंने आज तक तो भैया सुना ही नहीं है मैंने, ठीक है। बस लोग वीडियोस बना देते हैं कि फला फला इस व्यक्ति को इस मामले में जेल भेज दिया गया, बट अभी तक तो मैंने नहीं सुना है दोस्तों। तो होता क्या है, आप जेल तो जाएंगे नहीं, लेकिन क्या होता है, आपको परेशानियां, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या करो, चीजों को समझो और किसी अच्छे अधिवक्ता के संपर्क में रहिए, कोई अच्छा कानून का जो सलाहकार है, जानकार है, उसके संपर्क में रहिए दोस्तों। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो फला फला इस स्टेट में, राज्य में रहता हूं, बट मेरा मुकदमा दूसरे स्टेट में, राज्य में कैसे कर दिया गया। तो ये चीज को मैंने क्लियर किया है कि भैया जब भी तुम लोन लेते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो और उस लोन एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज लिखा रहता है
कि अगर फ्यूचर में पेमेंट को लेके, भुगतान को लेके अगर कोई वाद विवाद, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो हम इस मैटर को इस पर्टिकुलर कोर्ट में लेके जाएंगे। मैं आपके खिलाफ में इस पर्टिकुलर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करूंगा। तो उस चीज को आप एग्री करते हो, एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि वो चीज को आपने एग्री किया था दोस्तों। तो करना क्या है, यदि समन्स आए, वारंट इशू हो जाए, तो जो भी पर्टिकुलर कोर्ट होगी उस कोर्ट में जाकर आपको अपनी हाजिरी आपको लगानी है, आपको अपना पक्ष रखना है और आपको बेल जमानत लेना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग के मन में ये सवाल, ये प्रश्न रहता है कि सर जी खर्चा कितना बैठेगा इसके अंदर। बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करते, टेक्स्ट करते हैं कि सर देखिए अभी जमानत लाइक समन्स आया नहीं है, वारंट आया नहीं, बट फिर भी वो फ्यूचर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो कोर्ट है दोस्तों, ये कैसा, ये सेंट्रलाइज्ड लेवल पर है, ठीक है, ये सरकार के अधीन में आती है। तो पहली बात तो ये सरकारी संस्थान है, यहाँ पे खर्चे पैसे नहीं लगते दोस्तों, बहुत छोटे मोटे नॉमिनल कोर्ट फीस वगैरह, टिकट की फीस जो है वो लगते हैं। तो आपको बेल करवाना है, इसमें कोई खास बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता दोस्तों। आप किस प्रकार के वकील को आप हायर करते हो, बहुत महंगा वकील ले रहे हो आप, एवरेज वकील, या फिर कोई नया जूनियर कोई एडवोकेट अगर आप पकड़ रहे हो, तो डिपेंड करता है कि वकील के एक्सपीरियंस और अनुभव और उनकी फीस क्या है। तो बहुत सारे जो पुराने, जो अनुभवी जो वकील होते हैं वो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। अगर आप कोई नए जूनियर एडवोकेट को अगर आप लेते हो तो वो कम फीस में भी आपका काम कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के, कैसे वकील को आप लेते हो, ठीक है, कितना अनुभवी वकील आप लेते हो और उसकी फीस कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वेरी करता है दोस्तों। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा ये मामला है नहीं। इस मामले में यदि आप कोई नया एडवोकेट या फिर जूनियर एडवोकेट भी अगर आप हायर कर लेंगे, ठीक है, तो आपका कम पैसे में, आपका 2 से 3 हजार रुपए में बोलेंगे तो आपका आराम से बेल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5,000 बहुत होगा, मैक्स टू मैक्स 5,000 बहुत होगा दोस्तों। क्योंकि कैसा है, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ हमें बहस आर्गुमेंट नहीं करना है कि भाई नहीं, इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, इस व्यक्ति ने बलात्कार किया है, इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी, बहुत बड़ी फॉर्जरी की है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कोई बहुत बड़ा आर्गुमेंट नहीं करना, बहुत सिंपल एकदम। एक वारंट कैंसिलेशन का एक एप्लीकेशन लगाना है, उसके बाद आराम से बेल की प्रक्रिया जो है उसको करना है और आपका आराम से आपको तुरंत इमीडिएटली आपको बेल मिल जाएगा। तो आप बहुत हाई फाई वकील मत करिए। यदि आपको पता है कि भाई मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूं, मेरी पैसे की बहुत दिक्कत है, तो एकदम बहुत बड़ा हाई फाई आपको एकदम महंगा वकील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वकील की फीस है वही चीज आपको हैंडल करना है। आपको वकील से आपको कन्विंस करना है कम से कम पैसे में। तो मैक्स टू मैक्स 5,000 बहुत हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस बेल की प्रक्रिया के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए दे रहे हो तो वर्थ इट दोस्तों। मतलब यूजलेस है एकदम पूरा, कोई मतलब नहीं दोस्तों। क्योंकि कैसा है, कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। इसमें आप कोई नए वकील साहब को भी अगर आप हायर कर लेते होते तो भी आराम से हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं यहीं से वकील को हायर करके तैयारी के साथ में यहां से निकलते हैं। यार कौन सी बहुत बड़ी जंग लड़नी है आपको दोस्तों। अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे वकील रहते हैं। किसी भी वकील को आप तुरंत इमीडिएटली आप उनको हायर करके तुरंत आप बेल ले सकते हैं। तो यहां से वकील को अपने साथ में, वकील की फौज को अपने साथ में लेके जाना, उनका आने जाने का खर्चा संभालना, उनका होटल का स्टे, ये सब खर्चा संभालना, कोई मतलब नहीं दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे उस पर्टिकुलर कोर्ट में सुबह ही पहुंच जाइए। वहां पे कोर्ट में चारों तरफ आपको वकील ही वकील दिखाई देंगे। किसी भी एक वकील को आप हायर कर लीजिए और उनसे बात करिए। 4 से 5,000 रुपए के अंदर आपका वो पूरा काम करवा के दे देंगे। तो यहां से आपको बहुत बड़ी तैयारी करके वकीलों की फौज लेके आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार अगर कंप्लेंट फाइल हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, बेल ले लीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको आगे तारीख पे तारीख यदि नहीं देखना है, तो बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करके सेटलमेंट या फिर समझौता करवा लीजिए और पैसे दे दीजिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को यदि नहीं झेलना है, यदि पैसे आपके पास हैं तो पैसे दे दीजिए, और पैसे नहीं है तो कानूनी जो प्रक्रिया है इनको आपको दोस्तों फॉलो करना है डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर्स पे पहली बार आ रहे हैं, यदि आपको मेरा ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन करके ऑल का जो है नोटिफिकेशन वाला जो पॉइंट है उसको ऑन कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि भविष्य में लोन से संबंधित कोई भी वीडियोस में बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी मैसेज, उसका पॉपअप सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। यदि मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही साथ दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो दोस्तों। यदि आपको कोई भी कोर्ट की तरफ से वारंट, समन्स या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस आती है दोस्तों, आप मुझे व्हाट्सअप पे भेजिए। उस चीज को मैं वेरीफाई करूंगा और उसमें आगे कैसे प्रोसीड करना है दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।